ये गिरफ्तार तो होंगे लेकिन आज नहीं होंगे, क्योंकि इनका टारगेट ये है कि हम पे अटैक करो, हमें गिरफ्तार करो, जैसा कांग्रेस चाहती है, और उस मामले को लेके फिर ये जन आंदोलन शुरू करें और ये रेलिवेंट हो जाएं। और भाजपा सरकार की पॉलिसी है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नेग्लेक्ट करो, कोई डंका कांग्रेस का नेता इनको खिलाफ कोई बयान भी नहीं देगा और ये अपने आप नेग्लेक्ट हो जाएंगे। ये भाई साहब ऐसे बात कर रहे हैं जैसे सरकार को ये खुद चला रहे हो, भाजपा की खुद की पॉलिसी। हम सरकार नहीं चला रहे, हम तो जो देख रहे हैं, जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो जवाब दे रहे हैं। विपक्ष मुद्दा विहीन हो चुका है, निवेश पर, विकास पर, ट्रांसपोर्टेशन पर, जनसंख्या पर ये बात नहीं कर सकते, फिर क्या बात करें। अब इनके पास ये विदेश नीति पे बात नहीं कर सकते। इनके नेता क्या बात करते हैं, ऑपरेशन सिंदूर को बंद कर दो, वहां इनकी जुबान बंद है। तो दरअसल क्या है कि इनकी जो पॉलिसी है वो लाहौर से कंट्रोल होने लगी है, ऐसा जनता को महसूस होने लगा है। मुद्दा बचा नहीं आपके पास, कोई बात कहने के लिए है नहीं। अब क्या करें, ऐसे टॉपिक लाए जा रहे हैं, राज ठाकरे जैसे छोटे मोटे पपेट को सामने कर रहे हैं ताकि अगर मामला भड़के तो उनको सामने कर दो, वरना पीछे से हम खड़े हैं। तो आप कह रहे हैं कांग्रेस की साजिश है? कांग्रेस निश्चित रूप से इस पूरे गेम में शामिल है, पीछे से इंजेक्शन कांग्रेस का ही चल रहा है। और ये तो कह रहे हैं हम इस मामले में साथ हैं। अच्छा, राज ठाकरे है कौन? राज ठाकरे, उसकी पूरी पार्टी में ना एक भी विधायक है, एक भी सांसद नहीं है। राज ठाकरे तो सर वो तो बहुत दरवाजों पर घूमकर आए हैं। राज ठाकरे सिर्फ इनके गुंडों का एक ऐसा गैंग है जिसके खिलाफ अपराध अभी साबित नहीं हुए। समय आने दीजिए, ये सारे के सारे एक तरफ कोने में दिखाई देंगे। वैसे भी उद्धव ठाकरे जिस तरीके से अप्रासंगिक हो चुके हैं, राज ठाकरे का तो पार्षद भी नहीं है, एक निगम पार्षद भी राज ठाकरे का नहीं है। अप्रासंगिक हो चुके हैं, फिर वो इस तरह की बातें कर करके हो जाएंगे क्या प्रासंगिक? देखिए, वो उनकी कोशिश यही है कि प्रासंगिक हो। एक कहावत है, बोली एक अमोल है, जो कोई बोले जान, ये तराजू तौल के तब मुख बाहर आन। सवाल यह है कि राज ठाकरे या ठाकरे द्वय, दोनों भाई एकदम भारतीय राजनीति में, प्रदेश की राजनीति में, बीएमसी की राजनीति पे कॉर्नर पे हो गए हैं। टिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस की अभी 10 दिन पहले एक रिपोर्ट निकली थी कि बंबई में बांग्लादेशी या रोहिंग्या भरे पड़े हैं और उनको जानबूझ करके बसाया जा रहा है। हिम्मत नहीं है राज ठाकरे या उद्धव ठाकरे की कि ये बोल दें कि इनको लात मार के केवल बंबई नहीं, देश से बाहर निकालेंगे। अब अगर यही, क्षमा करिएगा मैं ये शब्द बोलना नहीं चाहता हूं, इसी तरीके के शब्द आप प्रयोग कर रहे हैं और यही कारण है कि चुनावों में वोटरों से लात खा रहे हैं, ये शब्द बोला जाए आपके लिए। आप एकदम कॉर्नर्ड हो गए हैं, एक सीट नहीं, आपके पार्टी की आइडेंटिटी छिन गई, सारी चीजें छिन गई। कहाँ तो टिस की रिपोर्ट को ध्यान रख करके आपको बोलना चाहिए था रोहिंग्या को लात मारेंगे, बांग्लादेशियों को, घुसपैठियों को मारेंगे। और आप बोल रहे हैं कि जो महाराष्ट्र में वोटर हैं, जो बसे हैं, वो किसी भी, वो हिंदी बेल्ट के, भाई बाला साहब ठाकरे की भी जमीन आप देखेंगे तो बिहार वगैरह से, हिंदी भाषी बेल्ट से निकलती है। आप किसी भी भाषाई क्षेत्र को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप असम को इग्नोर कर देंगे, आप बंगाल को इग्नोर कर देंगे, आप तमिलनाडु के लैंग्वेज के बेसिस पे इग्नोर कर देंगे। भारत को खंड खंड करना चाहते हैं क्या भाषाई बेसिस पे? देश को बांटने का जो एक तरीका होता है वो कल्चर और लैंग्वेज बेसिस पे भी होता है। 250-300 लैंग्वेज है यहाँ पे, तो भारत को 300 टुकड़ों में, छोटे छोटे देशों में बांटना चाहते हैं। इस तरह के गलत तरीके अगर आप कैंपेन प्रयोग करेंगे, यही रीजन है कि 10 साल से महाराष्ट्र की जनता, यूपी की जनता वहां वोट देने नहीं जा रही है, बंगाल की जनता वहां, जो वहां के वोटर हैं, महाराष्ट्र के वोटरों ने अब आपको लात मारा है कि आपको पूजा है। पिछले 10 सालों से आप राजनीति से बाहर हैं, तो सोच समझ के बोलिए। अगर राजनीति में रिक्लेम करना है, वापस आना है, तो इस तरह के शब्दों से आप थ्रिल पैदा नहीं कर सकते। आपके आगे पीछे घूमने वाले जो आपके नाम का जो है नारा लगाते होंगे, 4, 6, 10 कार्यकर्ता हो जाएंगे, लेकिन मास लेवल पे लीडर बनना है तो अपने पूरे प्रदेश को, प्रदेश में रहने वाले एक एक आदमी को, एक्सेप्ट घुसपैठिए, बांग्लादेशी, रोहिंग्या, इनको छोड़ के सबका सम्मान करना पड़ेगा। आपको अपने हृदय और दरवाजे, घर के दरवाजे हर जनता को खोल के रखने पड़ेंगे, नहीं तो जैसे सारी सीटें गायब हो गई ना। एक साम्राज्य था कभी इनका पॉलिटिकल, महाराष्ट्र में एक साम्राज्य था इनका पॉलिटिकल, राजनीतिक और कल्चरल। हर गली में जो है इनके, आप देखें, इनकी ब्रांचेस खुली रहती थी, शिवसेना का मित्र मंडल, ये सब करके सारे गायब हो गए। एक सीट नहीं, एक मतलब लोकल इलेक्शन में देखिए तो एक वोट नहीं, एक सीट नहीं दोनों भाइयों की। ये आपकी जो विचारधारा रही है, जब संतों की हत्या हुई तब भी आपने यही बोला। धीरे धीरे देखिए, महाराष्ट्र की जनता बड़ी भावुक जनता है, महाराष्ट्र में रहने वाले,
वो देश के किसी भी प्रदेश के हों, वो भारत की अखंडता में विश्वास करते हैं, न कि ठाकरे बंधुओं की बकलोली में विश्वास करते हैं कि वो कुछ भी बोल दें। और महाराष्ट्र की जनता एक बहुत जबरदस्त लिगेसी रही है मराठा साम्राज्य की। आप देखिए, जहां पे हिंदुत्व की बात होती है, हिंदवी की, आप जब शिवाजी महाराज की बात करते हैं, मराठा साहित्य बताता है कि हिंदवी साम्राज्य की स्थापना महाराष्ट्र के कल्चर से हुई है पहले, और आप उसी को लात मारने की बात करते हैं। ये महाराष्ट्र कोई भारत से अलग नहीं है, तो ये लोग ऐसे दिमाग में बातें भी कैसे लाते हैं और कैसे सोच लेते हैं कि पब्लिक इनकी इन बातों को एक्सेप्ट करने वाली है? देखिए पूजा, आज हम बात कर रहे हैं हिंदी भाषा पे। आप शायद मुंबई पता नहीं कितनी बार गई, मैं आज से 28 साल पहले मुंबई रहा करती थी, और मुझसे छूटते पूछा गया आप कहाँ के हैं, मैंने कहा तो उत्तर प्रदेश के। कहते हैं आप भैया लोगों। तो वहाँ पे जो यूपी के लोगों को देखने की दृष्टि बड़ी हेय दृष्टि, मतलब बड़ी नीची दृष्टि से देखते हैं उन लोगों को, भैया लोग, उनको लोग को प्रोनाउंस किया जाता है और उन लोगों से बड़ा भेदभाव करा जाता है। और जिससे ने ये बात पूछी थी मुझसे, वो खार सेना प्रमुख, शिवसेना प्रमुख थे, मैं उनके पड़ोस में रहती थी, तो ये मुझसे पूछा गया और मेरे साथ व्यवहार बड़ा अजीब सा लगा। मैंने कहा भैया लोग होता क्या है? तो ये बात आज से 28 साल पहले कही, जब सोचे कि तो उस समय को 3 दशक होने को आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हिंदी भाषा का विरोध आज भी है, हिंदी भाषियों का विरोध आज भी है, यूपी के लोगों का विरोध आज भी है। आज राज ठाकरे की जो भाषा है वो पहले भी हुआ करती थी, आज वो बिल्कुल हाशिए पे आ गए हैं सिर्फ अपनी उग्र भाषा के चलते। उनकी भाषा, उनकी शैली कहीं से भी संविधानिक नहीं लगती। अगर बात करें कहीं भी किसी प्लेटफॉर्म पे, वो हमेशा एक गुंडई भाषा की बात करते हैं। और यही वजह, जैसे अभी एक हमारे बंधु कह रहे थे, इसी कारण वो अपने हाशिए पे बैठे हैं कि राज ठाकरे साहब बोला करते थे। राज ठाकरे साहब को पूरा महाराष्ट्र क्या हिंदुस्तान भी सुना, हमने भी सुना था, उस समय की बात है। राज ठाकरे के लोग बाला साहब की इज्जत क्या करते थे, उनके सिद्धांत थे। उन्होंने समय के साथ लोगों की चीजें बदली। अब आप ये देखिए, हिंदी भाषा के ये पहली बार तिरस्कार नहीं है। बात करें, उससे पहले मैं तमिलनाडु भी गई, तमिलनाडु में भी बहुत बुरा व्यवहार होता था हिंदी भाषियों के साथ, जो मैंने व्यक्तिगत रूप से मैंने वहां भी झेला। तो कुल मिला के ये हिंदी भाषी को जो जिस तरह से लोग आइसोलेट करते थे, आसाम में भी जाइए, आसाम में भी आइए, आपने 3 नाम लिए थे, आसाम में भी हिंदी भाषियों के साथ बुरा व्यवहार होता था। तो कुल मिला के अगर हिंदी भाषियों को अगर इस तरह टारगेट करना जारी रहा, तो मैं समझती हूँ, एक भाई ने कहा था कि सेंटर गवर्नमेंट को इस पे बहुत कड़े कानून लाने चाहिए, इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हिंदी भाषा की बात नहीं है, हम देश के नागरिक और किसी भी कोने में जाके काम कर सकते हैं। आप देखिए मुंबई, महाराष्ट्र जो है, वहाँ की, महाराष्ट्र की इकोनॉमिकल कैपिटल है, वहाँ से इतनी सारा व्यवसाय चलता है, और आप वहाँ का सर्वे कराइए, मोर देन 70% उत्तर प्रदेश के वासी वहाँ बड़े से बड़ा बिजनेस कर रहे हैं, बड़े से बड़ा नाम है। तो कुल मिला के अगर मुंबई की इकोनॉमिक या महाराष्ट्र की इकोनॉमिक चल रही है, तो नॉर्थ इंडिया के बल पर चल रही है। उसके बावजूद भी अगर राज ठाकरे की ये भाषा है कि मैं लात मार के निकाल दूंगा, तो वक्त ने उनको आईना दिखाया। पहली बात थोड़ी है, नहीं, अभी ठेले वालों को पीटना, उनसे बोलना कि तुम मराठी भाषा बोलो। अभी जैसे अनंत जी ने कहा, तो यही बात, वहाँ पे बहुत सारे खान बंधु है, फिल्म इंडस्ट्रीज है वहाँ पे, जिसकी बदौलत आज महाराष्ट्र चल रहा है, मुंबई चल रहा है। फिल्म इंडस्ट्रीज 1 मिनट में लात मार के इनको निकल जाए तो इनके पास कुछ नहीं बचा, इकोनॉमिक सोर्स ऑफ इनकम खत्म। मैं कहती हूँ जो हमारे नॉर्थ इंडिया में बल रहा है, जेवर का फिल्म सिटी, इन लोगों को शिफ्ट करें। इनके पास क्या है ये बताइए? गन्ना बचा, गन्ने को लेके कितना महाराष्ट्र में गन्ने के लिए जाना जाता है, बाकी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है।